आज के दिन हम लोग जिस इवेंट को फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं वो ईयर 1789 में शुरू हुई थी, जब आम जनता ने बास्टाइल के किले पे धावा बोल दिया। और ये ख़त्म तब हुआ जब बहुत समय के बाद पावर वैक्यूम को ख़त्म करने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट ने सारी पावर्स अपने पास कंसोलिडेट कर ली और खुद को एम्परर बना लिया। इस इवेंट को समझने के लिए पहले आइए हम लेट 18th सेंचुरी की फ्रेंच सोसाइटी को समझते हैं। 18वीं फीसदी में फ्रेंच सोसाइटी 3 वर्ग में विभाजित थी, जिन्हें एस्टेट्स भी बोला जाता था। इनमें सबसे ऊपर थी फर्स्ट एस्टेट या क्लर्जी, सेकेंड एस्टेट थी नोबिलिटी और थर्ड एस्टेट में बाकी सभी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और छोटे पेजेंट्स, फार्मर्स इंक्लूडेड थे। पहले के 2 वर्ग यानी कि नोबिलिटी और क्लर्जी कुछ खास प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे, जैसे कि टैक्स से एग्जेम्पशन और थर्ड एस्टेट से टैक्स कलेक्शन। इन 2 एस्टेट्स को ट्रीट भी अच्छे से किया जाता था। वहीं थर्ड एस्टेट को टैक्स तो भरना ही होता था और साथ ही साथ उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह भी ट्रीट किया जाता था। इस वक्त के फ्रेंच मोनार्क किंग लुई द 16th, जो कि 20 वर्ष की आयु में फ्रांस के राजा बन गए थे, और उनकी पत्नी मैरी एंटोनेट, जो कि ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस रह चुकी थी, दोनों के दोनों काफ़ी अय्याश किस्म के लोग थे, जिसकी वजह से ये दोनों ही आम जनता के बीच बहुत अनपॉपुलर रहे। फ्रांस उस वक्त ब्रिटिशर्स से 7 ईयर वॉर जस्ट हारा था, जिसकी वजह से फ्रेंच ट्रेजरी पूरी तरह से ड्रेन हो चुकी थी। इनके ऊपर फ्रांस ने बदला लेने के लिए 1 बिलियन लिवर्स का खर्चा और कर दिया अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के वक्त, अमेरिकन्स को सपोर्ट करके, जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे अपनी आज़ादी के लिए। इन सब खर्चों के कारण फ्रेंच गवर्नमेंट को टैक्सेस बढ़ाने पड़े, जिसकी वजह से फ्रांस के लोगों में वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट फैलने लगा थर्ड एस्टेट के बीच। इन्हीं सब के बीच एज ऑफ एनलाइटमेंट की शुरुआत होती है, जिसमें कि मिडिल क्लास या बुर्जुआ वर्ग डिवाइन थ्योरी को क्वेश्चन करने लगता है और फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट के प्रिविलेजेस को भी क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है। इस मूवमेंट को अपर मिडिल क्लास के प्रॉस्परस और एजुकेटेड लोग लीड करते हैं, जहां जॉन लॉक और रूसो डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क को क्वेश्चन करते हैं। वही मॉन्टेस्क्यू अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज में डिवीजन ऑफ पावर विद इन गवर्नमेंट का आइडिया प्रपोज करते हैं, जिसमें पावर एक जगह कंसोलिडेट होने की जगह लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बांट दी जाती है। जिस वक्त फ्रांस के लोग हाई टैक्सेस और इन्फ्लेशन से परेशान होकर डिवाइन राइट की थ्योरी को क्वेश्चन कर रहे थे, उस वक्त किंग लुई 16 नई फाइनेंशियल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे, जिसके लिए उन्होंने एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई, जिसमें कि सब एस्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आते और अपने अपने एस्टेट्स के लिए एक वोट देते। ये प्रोसेस काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी था, क्योंकि नोबिलिटी और क्लर्जी के पास टोटल 2 वोट्स हो जाते थे और बाकी सब लोग, जो कि फ्रांस की पॉपुलेशन का 90% हिस्सा थे, उनके पास सिर्फ 1 वोट रहता था। इस सिस्टम को डिस्क्रिमिनेटरी बताते हुए थर्ड एस्टेट के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और डिमांड करा एक दूसरे सिस्टम का, जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी में मानता हो। इस सिस्टम में हर रिप्रेजेंटेटिव के पास अपना एक वोट होगा, बजाय कि हर एस्टेट के पास अपना एक वोट। लुईस 16 ने इस सिस्टम को अपनाने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद थर्ड एस्टेट ने जनरल को प्रोटेस्ट में छोड़ दिया और 20 जून को वर्साइल्स के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में जाके खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करके एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, जो कि मोनार्क की पावर्स को काफ़ी लिमिट कर देता है। ये आगे चल के फ्रांस से कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट बना। गौर करने वाली बात यह है कि इस नेशनल असेंबली को लीड करने वाले 2 लोग, आबेसियस और मिराव्यू, दोनों के दोनों फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट से बिलोंग करते थे रिस्पेक्टिवली। मिराव्यू, जो कि अपनी फेमस पावरफुल स्पीचेस के लिए फेमस हुए और जिन्होंने अपने स्पीचेस के थ्रू इस मूवमेंट को फ्यूल करा, वहीं आबे ने अपने पैम्पलेट व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट की बदौलत इस मूवमेंट को काफ़ी आग दी। इस मूवमेंट की पॉपुलैरिटी के बढ़ने के साथ ही लोगों में एक रूमर फैलने लगा कि रॉयल आर्मी उनके मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए उन पे ओपन फायर करवाने वाली है, जिसकी वजह से फ्रांस के लोगों में एक वाइड स्प्रेड डर आ गया और वो उस डर को काउंटर करने के लिए मिलिशियाज फॉर्म करने लग गए। मिलिशिया फॉर्म करने के बाद जब उन्हें आर्म्स और एम्यूनिशन की ज़रूरत पड़ी, तो उन लोगों ने बास्टाइल के किले पे हमला बोल दिया और वहाँ पे जाके उनके कमांडर को मारकर
वहाँ के मौजूदा 7 कैदियों को भी आज़ाद कर दिया गया। इस बढ़ती क्रांति को देख लुईस 16 के पास अब और कोई ऑप्शन बचा नहीं था, तो फाइनली लुईस 16 ने नेशनल असेंबली को रिकग्नाइज कर लिया और 4 अगस्त 1789 को फ्रांस में फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया असेंबली के द्वारा। गवर्नमेंट ने क्लर्जी और नोबिलिटी के एसेट्स को अक्वायर करके 2 बिलियन लिवर्स कलेक्ट भी कर लिए, और इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को मान्यता मिलने के बाद फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, जिसमें वोटिंग राइट्स एक्सटेंड किए गए उन लोगों को जो 25 साल के ऊपर थे और 3 दिन के लेबर के वेज बराबर टैक्स भरते थे। इन लोगों को एक्टिव सिटीजन्स भी बोला जाने लगा। बचे हुए बाकी सब सिटीजन्स को इंक्लूडिंग वेमेन पैसिव सिटीजन्स कंसिडर किया गया और इन्हें वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए। बट इसकी बात हम करेंगे पार्ट 2 में, और उसके लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, डाउट्स कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।